आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। जैसा कि हम लोग टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू सीरीज है वो डिस्कस कर रहे हैं, और इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धार्मिक आंदोलन व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में डिस्कस कर चुके हैं। और ये मौर्य काल चल रहा है। अभी मौर्य काल में 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं। आज 36 से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने शासनकाल के किस वर्षों में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया? तो 20वें वर्ष में बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा है अशोक के द्वारा की गई थी। व्याख्या देख लेते हैं। अपने शासनकाल के 20वें वर्ष मौर्य सम्राट अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी ग्राम गया। वहाँ शिला स्तंभ स्थापित कराया। चूंकि वहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः वहाँ का कर घटाकर 1/8 कर दिया। तो यहाँ पे कई बार इसको पूछा गया है कि कौन से वर्ष, तो 20वें वर्ष की। और जो लुम्बिनी का टैक्स है वो घटाकर कितना कर दिया था, तो 1/8 कर दिया था। निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? तो राइट आंसर इधर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ये लिपियां हैं अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। व्याख्या देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेइक और ग्रीक लिपियों का प्रयोग हुआ है। भारत के मुख्य क्षेत्र से प्राप्त अशोक के अभिलेख जहां ब्राह्मी में है, वहीं उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र और बाहर से प्राप्त अभिलेख अन्य लिपियों में। अशोक का सहवाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में, जबकि कालसी, गिरनार, मेरठ के अभिलेख हैं ये ब्राह्मी लिपि में है। देखिए अब यहाँ व्याख्या में दिया है कि सहवाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में है, तो कई बार इसको फिर से पूछ सकता है कि सहवाजगढ़ी अभिलेख है ये किस लिपि में है। बाकी कालसी, गिरनार और मेरठ अभिलेख हैं ये आपके ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचित पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। तो ये जो इंडिका है ये रचना है मेगस्थनीज की। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगस्थनीज की रचना है इंडिका। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व अराकोशिया के क्षत्रप के राज्य दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगस्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगस्थनीज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वही सवाल बार बार रिपीट होके आ रहा है। इंडिका का लेखक मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने राजदूत बनाकर भेजा, वो कौन था? तो सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगस्थनीज कौन था? तो राजदूत था। तो मेगस्थनीज के ऊपर ही सारे सवाल थे। सन 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? ऑप्शन सी टेफेंटलर के द्वारा अशोक स्तंभ का पता लगाया गया था सबसे पहले। यहाँ पे पढ़ने की बात नहीं हो रही है, पता करने की बात हो रही है। 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता टेफेंटलर ने लगाया। यह अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। तो यानी दिल्ली मेरठ अभिलेख को पहले खोजा गया था। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई। तो सवाल ये बन सकता है कि सबसे पहले कब पढ़ने में सफलता पाई? 1837 में। और किस अभिलेख को पहले पढ़ा गया? तो दिल्ली टोपरा को पढ़ा गया। खोजा किसे गया था? दिल्ली मेरठ को। प्रसिद्ध इतिहासकार R.D. भंडारकर ने न केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है, स्ट्रैबो ने मेगस्थनीज के विवरणों को पूर्णतः असत्य अविश्वसनीय कहा है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभक्त है? तो अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण है। अभिकरण मीन्स चैप्टर। तो ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में कुल 15 अभिकरण यानी भाग हैं, और 180 उपकरण हैं, यानी 15 तो इसमें पार्ट हैं, और जो चैप्टर हैं वो 180 हैं, एवं 6000 श्लोक हैं। यह ग्रंथ अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है, यानी अन्य पुरुष शैली में इसको लिखा गया है। इसकी रचना कौटिल्य ने की। कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना है। इन्हें राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। जहाज रानी का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। तो यानी कि जो आपकी नेवी है, जहाज रानी है, उसका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। इसके अनुसार जहाज रानी पर राज्य का नियंत्रण था, यानी कि जो नेवी थी मौर्य काल में उस पर राज्य का नियंत्रण था। मौर्य काल था, केंद्रीकृत शासन था। स्ट्रैबो ने जहाज रानी पर राज्य के नियंत्रण की बात कही है।
तो स्ट्रैबो ने भी यह बात कही है। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? तो राज्य एवं शासन नीति शास्त्र नीति ग्रंथ इस ग्रंथ की विषय वस्तु है। यह अर्थशास्त्र नाम से लगता है कि इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, नहीं, लेकिन यह राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ से रिलेटेड है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र पुस्तक है, तो ये राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था, तो धर्मस्थीय ये दीवानी न्यायालय थे, और कंटक शोधन है ये फौजदारी न्यायालय थे। ध्यान देना, ये फौजदारी थे और ये दीवानी थे। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी तो फौजदारी न्यायालय, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है, तो यहाँ पे 7 वर्ग बताता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। प्रथम श्रेणी दार्शनिक, द्वितीय कृषक, तृतीय पशुपालक, चौथे कारीगर, पांचवें योद्धा, छठवें निरीक्षक और 7वें मंत्री। तो यहाँ पे मंत्री भी भारतीय समाज का एक पार्ट थे, तो इस तरह उसने डिवीज़न है वो किया है। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है कि मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। यह कथन सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही अपने से भिन्न पेशा ही अपना सकता था। तो ये बात भी यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें द्वितीय वर्ग था, तो द्वितीय वर्ग था कृषक। ये 7 नीचे अभी पहले इस प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कस किया। एज ए सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है तो इतना डिटेल पूछ सकता है, तो आपको 7 हैं वो क्रम से याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक 7 वर्षीय भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगली पुत्रतिस्य के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया था। पूर्ण रूपेण बौद्ध बना मोगल पुत्रतिस्य के प्रभाव से। दिव्यवदान अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करते हैं, तो दिव्यवदान है ये प्रदान करता है। अशोक के अभिलेख बौद्ध परंपराओं के विपरीत उसके बौद्ध होने का संबंध कलिंग युद्ध से जोड़ते हैं। अशोक अपने 13वें शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध की घटनाओं का वर्णन है, घोषणा करता है कि इसके बाद वह देवताओं का प्रिय धम्म सोत्साह परिरक्षा सोत्साह अभिलाषा सोत्साह शिक्षा करता है। यानी कलिंग युद्ध के बाद वह धर्म की तरफ मुड़ जाता है। चंडा अशोक से धम्मा अशोक, एक जो अशोक की अवस्थाएं हैं, जीवन की अवस्थाएं, उसको 3 पार्ट में बांटते हैं। तो प्रथम पार्ट है कामाशोक, द्वितीय पार्ट है चंडाशोक और तृतीय पार्ट है धम्माशोक। तो पहले पार्ट में बहुत शादियाँ करता है, दूसरे में बहुत युद्ध लड़ता है, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद युद्ध से उसका मन हट जाता है, और दूसरा ये भी है कि युद्ध करने के लिए बाकी कुछ बचा ही नहीं था। फिर उसके बाद वह धम्म की तरफ मुड़ जाता है। और फिर कलिंग युद्ध उसके अभिषेक के 8वें वर्ष की घटना है, यानी अपने राज्याभिषेक की 8 वर्षों तक उसने खूब युद्ध किया, और इस काल को ही चंडाशोक कहते हैं। अतः कहा जाता है कि इसी वर्ष अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अशोक के अभिलेख के आधार पर इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया जाता है। अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय विभिन्न स्रोतों द्वारा अलग अलग व्यक्तियों को माना गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में ए कर दिया। तो यहाँ पे आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो पहले सी माना है, फिर उसको ए कर दिया है, यानी पहले उपगुप्त माना है, फिर उसको हटा के निग्रोध कर दिया है। वैसे प्रारंभ तो निग्रोध नहीं किया था, जहाँ पे उसमें जो युद्ध मैदान था वहाँ पे जाके। अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? तो
द्वितीय अभिलेख में अशोक के धम्म का सार है वो मिलता है। अशोक के धम्म का सार द्वितीय स्तंभ लेख में मिलता है। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कि किम चु धम्मे, धम्म क्या है, और फिर इसका उत्तर भी स्वयं ही देता है। अपासिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचये माधवे साधवे च, अर्थात पाप से दूर रहना, अत्यधिक कल्याण करना, दया दान सत्यता पवित्रता मृदुता और साधुता, इनको अपनाना, तो यही धर्म है। और ये इसकी बात करता है द्वितीय अभिलेख में, द्वितीय स्तंभ लेख में। पाप क्या है के बारे में अशोक ने तृतीय स्तंभ लेख में बताया है। पांचवें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों का वध करना वर्जित कर दिया था। तो जो पशु हत्या है यानी वध पर रोक है वो पांचवें अभिलेख में दी गई है। स्तंभ लेख में मुख्यतः धर्म एवं प्रशासनिक बातों का उल्लेख है। सातवां स्तंभ लेख केवल दिल्ली टोपरा अभिलेख में मिलता है। इसमें अशोक के लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन भी मिलता है। निम्न में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? तो ये अशोक के धम्म का सैद्धांतिक पक्ष नहीं है। सभी के साथ समान व्यवहार करना, ये सैद्धांतिक पक्ष नहीं है। व्याख्या यहाँ देख लेते हैं। अपासिन में बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माददे साधवे च, अर्थात अल्प पाप अपासिन्वे है, अत्यधिक कल्याण बहुकयाने है, दया है, दान है, सत्यवादिता है, पवित्रता सोचये मृदुल माधवे साधुता साधवे, ये सभी अशोक के धम्म के सैद्धांतिक पक्ष है। तो ये आप याद कर लीजिए बस। जिसके व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए धम्म महापात्रों की नियुक्ति की गई। अशोक के धार्मिक एवं शांतिवादी नीति की कहकर आलोचना की गई है कि उसने मगध साम्राज्य की सैनिक शक्ति को कुंठित कर दिया, जिससे अंततः उसका पतन हुआ। अशोक ने शांतिवादी नीति का इसीलिए अनुसरण किया कि उसके साम्राज्य में पूर्ण रूपेण शांति और समरसता का वातावरण व्याप्त था तथा उसकी बाह्य सीमाओं भी पूर्णतः सुरक्षित थी। सीमांत एवं जंगली जातियों को वो जिन कड़े शब्दों में अपनी शक्ति का स्मरण दिलाते हुए चेतावनी देता है, उससे स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि साधारण जनता जंगली सीमांत कल्याणकारियों के प्रति उसने समान व्यवहार की नीति अपनाई नहीं थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी सही माना, जो सत्य नहीं है। तो आप यहाँ भी देख लें। निम्न में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो स्तंभ, ऑप्शन ए। मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखलाई पड़ता है। मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुए पत्थर से ये स्तंभ बनाए गए हैं और ये एकाश्म पत्थर एक ही पत्थर से बने हैं। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 84,000 स्तूपों का निर्माता है वो अशोक है, और 84,000 स्तूपों का विनाश करता है वो कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। मौर्यकालीन राजकीय कला के अंतर्गत नगर निर्माण, स्तूप, गुफाएं एवं स्तंभ आते हैं। चीनी यात्री फायान गुप्त काल में आया था, जो कि ने लिखा है कि पाटलिपुत्र का राजप्रसाद देवताओं द्वारा निर्मित था। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए उसने ये प्रचार किया। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था धर्म महापात्र। ये कौन से देश में किसको भेजा गया? यहाँ से ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध था, इसे सेतुबंद कहा गया है। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सबसे उत्तम एवं गन्ने की फसल को सबसे निकृष्ट बताया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे उत्तम फसल बताया गया है धान की फसल, और सबसे निकृष्ट फसल बताया गया है गन्ने की फसल को। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। कौटिल्य ने चीन पट्ट का भी उल्लेख किया है। मौर्यकाल का सबसे प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट पर भड़ौच या भृगुकक्ष था। पश्चिमी तट पर ही सोपारा महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में है, बंदरगाह था। पूर्वी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्ति या ताम्लुक, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यह था। मौर्यकाल में सीता कर लगाया गया, तो सीता कर लगाया जाता था, ऑप्शन सी। राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर।
नेक्स्ट है धर्म शब्द का रूपांतर धम्म संबंधित है, तो प्राकृत भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी सवाल है, बाकी के हम लोग कल डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कालक्रम के अनुसार ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सेट करना है, तो ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले कलिंग युद्ध, फिर उसके बाद अशोक की मृत्यु, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कनिष्क का राज्याभिषेक, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल। क्योंकि कुषाण वंश गुप्त काल से पहले है, तो गुप्त काल वाला जो सवाल है वो लास्ट में रहेगा, ऑप्शन है, तो इसलिए 3-1 इसमें है। तो ये वैसे तो 2 में है, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन डी इधर हो जाएगा। तो पहले होगा कलिंग युद्ध, फिर अशोक की डेथ, फिर कनिष्क का राज्याभिषेक, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल। तो आज इतने ही पीवाईक्यू रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी पीवाईक्यू हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको हिस्ट्री टीजीटी पीजीटी के लिए क्विज में हिस्सा लेना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं।